नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आपका आज के इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज चर्चा करेंगे हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के बारे में। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, जैसा कि आपको विदित है कि विभिन्न महाविद्यालयों के अंतर्गत विधि की द्वितीय वर्ष की कक्षा में इस विषय को पढ़ाया जाता है। तो हम इसमें आज जो चर्चा करेंगे वह है आपके सामने अनुयोज्य दावे या एक्शनेबल क्लेम। पिछले ई व्याख्यान में हमने स्थावर संपत्ति में सम्मिलित और न सम्मिलित होने वाली वस्तुओं के बारे में पढ़ा और हमने अनुप्रमाणन या अटेस्टेड के बारे में जाना। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे अनुयोज्य दावे या एक्शनेबल क्लेम। सेक्शन 130 संपत्ति अंतरण अधिनियम का धारा 130 में भी आप इसका वर्णन पढ़ेंगे। तो एक बार देखते हैं कि अनुयोज्य दावा क्या होता है। अनुयोज्य दावा या एक्शनेबल क्लेम, इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित है, बिंदुवार अध्ययन करते हैं। पहला, इसमें सभी ऋण सम्मिलित हैं, यानी सभी ऋणों को इसमें सम्मिलित किया गया है, लेकिन अचल संपत्ति का बंधक और चल संपत्ति का गिरवी इसमें नहीं आता। अचल संपत्ति का बंधक और चल संपत्ति का गिरवी नहीं आता, अर्थात यह हमें भली भांति विदित है कि ऋण देने का एक उपाय बंधक या गिरवी भी है, लेकिन यहाँ इस परिभाषा में ये कहा गया है कि सभी ऋण सम्मिलित हैं, लेकिन अचल संपत्ति का बंधक और चल संपत्ति का गिरवी इसमें नहीं आता। यानी ऐसा ऋण जो सिक्योर्ड हो, सुरक्षित हो, चाहे वह बंधक के माध्यम से हो चाहे गिरवी के माध्यम से हो, अनुयोज्य दावे की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे देखते हैं। या इसमें चल संपत्ति में लाभप्रद हित सम्मिलित है, लेकिन चल संपत्ति दावेदार के वास्तविक या आन्वयिक कब्जे में ना हो। चल संपत्ति में लाभप्रद हित, लेकिन ऐसी चल संपत्ति दावेदार के वास्तविक या अन्वयिक कब्जे में ना हो तथा दीवानी न्यायालय इसे अनुतोष का आधार मानता हो। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसी किसी चल संपत्ति की जो दावेदार के कब्जे में ना हो, चाहे वास्तविक चाहे आन्वयिक। यानी कोई ऐसी संपत्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को दे दी गई है या ऐसी संपत्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो, लेकिन दावेदार के कब्जे में ना हो। कब्जा कैसा, वास्तविक या आन्वयिक, और न्यायालय इसे अनुतोष का आधार मानता हो। न्यायालय की दृष्टि में इस प्रकार की संपत्ति को दावेदार को पुनः प्राप्त करने का हक प्राप्त हो, ऐसा अनुयोज्य दावे के लिए उस संपत्ति का होना जरूरी है। आइए अगला बिंदु देखते हैं। ऐसा ऋण या लाभप्रद हित वर्तमान, भविष्यवर्ती, सशर्त या समाश्रित हो सकता है। ऐसा ऋण या लाभप्रद हित, ऋण तो हमने चर्चा की कैसा, बंधक और गिरवी नहीं हो, और लाभप्रद हित कैसा, चल संपत्ति का, ऊपर अचल संपत्ति नीचे चल संपत्ति, और वो ऐसा कि दावेदार के वास्तविक या आन्वयिक कब्जे में ना हो तथा न्यायालय उसे अनुतोष का आधार माने। ऐसा ऋण या लाभप्रद हित वर्तमान, प्रेजेंट, भविष्यवर्ती, फ्यूचर, सशर्त, कंडीशनल और समाश्रित हो सकता है। अब आगे देखें। आगे हम देखते हैं अनुयोज्य दावा। यह अनुयोज्य दावे की एक संक्षिप्त परिभाषा है। यदि प्रश्न आता है 20 शब्दों का कि 20 शब्दों में उत्तर दीजिए, तो वह अनुयोज्य दावे की आप ये परिभाषा या ये दो तत्व लिखकर अनुयोज्य दावे को संक्षिप्त में बता सकते हैं। पहला बिंदु, कोई अजमानतीय ऋण या
अनसिक्योर्ड डेट, अजमानती यानी ऐसा ऋण जिसकी कोई जमानत ना हो, जो सुरक्षित ना हो जमानत की वजह से। जमानत यानी बंधक या गिरवी। बंधक में क्या होता है, अचल संपत्ति का अंतरण होता है या कब्जे का अंतरण होता है, और वह जो संपत्ति है वह अचल संपत्ति से जुड़ी हुई होती है। और गिरवी में चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोई अजमानती ऋण, अनसिक्योर्ड डेट। और दूसरा बिंदु, या किसी चल संपत्ति में फायदाबद्ध हित, किसी चल संपत्ति में फायदाबद्ध हित जो कब्जे में न हो। ये दो बिंदु किसी दावे के अनुयोज्य होने या न होने का निर्धारण करने में सक्षम है। आइए अब आगे देखते हैं उदाहरण, अनुयोज्य दावे के उदाहरण। पहला, भारतीय जीवन बीमा से बीमा राशि पाने का अधिकार। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने LIC से कोई बीमा ले रखा है और इस दावे का अंतरण करना चाहता है, तो न्यायालय की दृष्टि में इसका अंतरण किया जा सकता है और बीमा राशि प्राप्त अन्य व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है। अगला बिंदु, संविदा निष्पादन से होने वाला लाभ। संविदा निष्पादन से अगर कोई लाभ होता हो तो इस तरह के दावे का अंतरण भी किया जा सकता है और यह अनुयोज्य दावे की श्रेणी में आता है। अगला बिंदु देखिएगा, बकाया या भविष्य में देय किराया राशि। यदि कोई किराया राशि बकाया है या भविष्य में पानी है या प्राप्त की जानी है, तो इस तरह के दावे भी अनुयोज्य दावे की श्रेणी में आएंगे। अगला बिंदु, भंग साझेदारी में हिस्सा या लेखा पाने का अधिकार। ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप, यहां पर लेखा पाने का अधिकार और अपना हिस्सा पाने का अधिकार, ये भी अनुयोज्य दावे की श्रेणी में आता है। अब हम देखते हैं वह उदाहरण जो अनुयोज्य दावे की श्रेणी में नहीं आते। पहला, ऋण वसूली की न्यायालय प्रदत्त डिक्री। ऋण वसूली की न्यायालय प्रदत्त डिक्री, हमने अभी यहाँ बात की थी ऐसा ऋण या लाभप्रद हित जो वर्तमान, भविष्यवर्ती, सशर्त या समाश्रित हो, या अनुयोज्य दावे में हमने सभी ऋणों को सम्मिलित किया था। लेकिन यहाँ कह दिया गया ऋण वसूली की डिक्री, और डिक्री सदैव न्यायालय द्वारा ही प्रदत्त होती है। तो यहाँ पर जो डिक्री है उसे ऋण नहीं माना गया है और डिक्री को ऋण नहीं मानने के कारण इसे अनुयोज्य दावे की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अगला बिंदु, संविदा भंग पर क्षतिपूर्ति का अधिकार। संविदा भंग पर क्षतिपूर्ति का अधिकार, राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यदि कोई संविदा भंग हो गई है और क्षतिपूर्ति का अधिकार उत्पन्न होता है तो ये अनुयोज्य दावे की श्रेणी में नहीं माना गया है और कारण दिया गया है कि जो क्षतिपूर्ति है वह अनिश्चित है। कंपनसेशन इज नॉट सर्टेन। और हमने अनुयोज्य दावे की परिभाषा में पढ़ा है कि ऋण कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अगला बिंदु, कॉपीराइट। कॉपीराइट को भी अनुयोज्य दावे की श्रेणी में नहीं माना गया है। अगला बिंदु, अतःकालीन लाभ, मीन्स प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट या अतःकालीन लाभ को भी अनुयोज्य दावे की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार यह हमने कुछ उदाहरण अनुयोज्य दावे के पढ़े और कुछ उदाहरण ऐसे पढ़े जो अनुयोज्य दावे के उदाहरण नहीं है। तो अनुयोज्य दावे की जो संक्षिप्त परिभाषा है वह है कोई अजमानती ऋण, अनसिक्योर्ड डेट या किसी चल संपत्ति में फायदाबद्ध हित जो कब्जे में ना हो। मैं आशा करता हूं कि आज का ये व्याख्यान आपके लिए, आपके अध्ययन में सहयोगी सिद्ध होगा और आज के इसी व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं और आपसे पुनः भेंट करते हैं अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद।